उत्तराखंड के अंदर हजारों ऐसे उदाहरण हैं। भारी प्रदेश के इन अधिकारियों ने, भारी प्रदेश के इन ब्यूरोक्रेट्स ने बैकडोर एंट्री के माध्यम से हमारे युवाओं के रोजगार को छीना है। कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमें मूल निवास मिलता था, हमारा प्रदेश बन गया और हमें मूल निवास नहीं मिल रहा। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का ये सपना था कि जब उत्तराखंड राज्य बनेगा, जब सपनों का राज्य बनेगा, तो वहाँ जल जंगल जमीन में उत्तराखंड के मूल निवासियों का अधिकार हो। पिछले 2-3 सालों से उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून की मांग जोरों से पकड़ रही है, लेकिन ये मांग अधिकतर जो है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई थी। धरातल पर जो लोग हैं वो कम ही उतर रहे थे। लेकिन आज यानी कि 9 अगस्त को देहरादून के परेड ग्राउंड से लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए सैकड़ों लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इन लोगों की एक ही मांग है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है कि जो मूल निवास है 1950 उसको उत्तराखंड में लागू किया जाए। अब उत्तराखंड का युवा जाग रहा है और तमाम जो उत्तराखंड का युवा है उसमें क्रांति दल भी शामिल है और जो तमाम सामाजिक संगठन है, चाहे वो आप पुरुष सैनिक संगठन ले लीजिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो मंच है वो इस कानून का नेतृत्व कर रहा है। और आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए हैं और उत्तराखंड में जो सशक्त भू कानून की मांग है उसको लेकर। लेकिन कई सवाल हैं जो सुदूरवर्ती पहाड़ मुनस्यारी से लेकर चाहे मोरी की अगर हम बात करें तो लोग इस आंदोलन से कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या असर इनके जीवन पर पड़ेगा, लोगों के इस कानून बनने के बाद या कानून को लेकर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम आज बातचीत करेंगे। आज विस्तार से बने रहिए और देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लुसुन टोडरिया जी। लुसुन टोडरिया जी लगातार उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते रहते हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं और उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। लुसुन टोडरिया जी, मूल निवास और भू कानून क्यों जरूरी है? देखिए, जब राज्य आंदोलन हो रहा था तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का ये सपना था कि जब उत्तराखंड राज्य बनेगा, जब सपनों का राज्य बनेगा, तो वहाँ जल जंगल जमीन में उत्तराखंड के मूल निवासियों का अधिकार हो। परंतु राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में कोई भू कानून नहीं बनता, मजबूत भू कानून नहीं बनता और मूल निवास को स्थायी निवास बना दिया जाता है। उस वजह से क्या हो रहा है कि उत्तराखंड की ज़मीनों से लेकर उत्तराखंड की नौकरियों पे जो उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं, जो इस राज्य के मूल निवासी नहीं है, उनका कब्जा हो रहा है और उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उसकी जो संस्कृति है, उसके जो अधिकार हैं ज़मीनों पे, रोजगार पे, वो हाशिए पे जा रहे हैं और लगातार उत्तराखंड के मूल निवासी का अल्पसंख्यक होने का खतरा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि सशक्त भू कानून की आवश्यकता है, कैसा हो भू कानून? देखिए, सशक्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पे मांगा जा रहा है और 2003 में जब पहला ऑर्डिनेंस आया था एनडी तिवारी सरकार का, तो उस समय हिमाचल की तर्ज पे उत्तराखंड में भी भू कानून लागू हो रहा था। परंतु भू माफियाओं के दबाव में उस समय की सरकार पीछे हो गई और एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में विजय बहुगुणा उस समय के कांग्रेस नेता अध्यक्ष थे, तो उन्होंने दबाव डाला और उसमें एक धारा जोड़ी गई। जो धारा 2 ये कहती थी कि उत्तराखंड में हिमाचल की तरह भू कानून तो लागू तो होगा, परंतु नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में वो लागू नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे वो नगर पालिका में शामिल हुए। हम हिमाचल की तरह में भू कानून तो चाहते हैं और हिमाचल का भू कानून ये कहता है, धारा 371 118 कहती है और उसका 11वां अध्याय ये कहता है कि कोई भी गैर कृषक व्यक्ति हिमाचल में कृषि आधारित जमीन नहीं खरीद सकता। वही हमें उत्तराखंड में चाहिए और उसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़े, सुधार करने की जरूरत पड़े, तो उत्तराखंड की जनमानस से उसको वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कमेटी भी बनाई है भू कानून में और अभी तक वो कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। अच्छा भाई, सीमांतवर्ती पिथौरागढ़ मुनस्यारी से लेकर आप चमोली के जो सीमांत लोग हैं, जो चरवाहे हैं, भेड़ बकरी को चराते हैं, जो थोड़ा कम, उनको कैसे आप भू कानून से और जो मूल निवास है इस आंदोलन से कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, जो हमारे पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे जो भेड़ पालक थे, जो भेड़ चक्र चलाने हमारे बुग्यालों में जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ से जंगलों की अंधाधुंध कटान हुई हो, या कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनके अधिकारों पर कुठारघात हुआ है। देखिए, भू कानून सिर्फ ये नहीं है कि बाहरी जमीन ही रहता। भू कानून का मतलब है जल जंगल जमीन पर हमारे अधिकार पुनः स्थापित हों। तो ये हमें समझाना होगा कि उत्तराखंड का जो वो वर्ग आ रहा है, जो हमारे जंगलों में, जो दुर्गम क्षेत्रों में रह रहा है और जो
भेड़ बकरे चलाने, आज उनसे परमिशन, उनको वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है और वन विभाग वहाँ से अंधाधुंध कटान करता है। इसलिए हमें गांव-गांव जाके उनको जागरूक करना पड़ेगा और जितने भी हमें, क्योंकि जंगल में जब अधिकार थे उत्तराखंड के निवासी के, उत्तराखंड के मूल निवासी के, तब तक जंगलों का दोहन नहीं होता था। जैसे ही वन विभाग बनता है सारे उत्तराखंड के, हिमालय का, उत्तराखंड के जंगलों का कटान शुरू हो जाता है, उनका अंधाधुंध दोहन शुरू हो जाता है। सुन भाई, जब भू कानून की एक मुहिम चलाई थी युवाओं ने 2021 से शुरू हुआ था ये उत्तराखंड मांगे भू कानून, हालांकि मांग लंबे समय से चली थी, अब युवाओं का इन्वॉल्व ज़्यादा हो गया था इसमें, तो भाजपा सरकार ने कहा था कि हम गंभीर हैं भू कानून को लेकर, उसका क्या होगा? देखिए, भाजपा सरकार ने तो चुनाव से पहले ये कहा था कि हम भू कानून लागू करेंगे। सरकार बनने के बाद कमेटी भी बन गई थी और उस कमेटी के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की सरकार कहाँ गायब हुई, बोला इन्होंने रिपोर्ट बना दी गई है, परंतु वो यूसीसी को लागू करने की जल्दीबाजी हो गई। अब यूसीसी आप लागू कर रहे हैं, भू कानून की मांग तो कब से हो रही है? मतलब आप भू कानून की मांग को दरकिनार करके यूसीसी में अपने वोट बैंक के चक्कर में ध्यान दे रहे हैं। और क्या पहाड़ियों को ये वोट बैंक नहीं समझते? ये इनको पता है कि पहाड़ियों को तो हम राजनीति के टाइम बांट देंगे, परंतु उत्तराखंड की सरकार का ये जो दोगलापन है ये सबके सामने आ गया है। और जल्द से जल्द अगर भू कानून लागू नहीं होगा, मजबूत भू कानून, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मजबूत भू कानून लागू नहीं होगा तो हालात क्या हो जाएंगे, हालात बद से बदतर हो जाएंगे और आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन जैसा आंदोलन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप देखिए राज्य आंदोलनकारी आप सबके सामने है, दोबारा इनको सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये पागल तो है नहीं कि दोबारा सड़कों पे आना है, जब इनके सपनों का राज्य नहीं बना है तब इन्हें सड़कों में आना पड़ रहा है। उत्तराखंड बनाने की इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड बचाने की लड़ाई राज्य आंदोलनकारी के साथ लड़ेगा। एनडी तिवारी जी और खंडूरी जी के समय जो भू कानून था, क्या वो आपको मंजूर है? एनडी तिवारी प्लस बीसी खंडू, एनडी तिवारी जी के वक्त हिमाचल का भू कानून जो बिना धारा 2 के, धारा 2 हटा दीजिए आप और उत्तराखंड जो 250 मीटर वर्ग मीटर की लिमिट थी वो लागू हो दोबारा। हमारे जो दर्शक हैं, आम दर्शक हैं, उनको जरा धारा 2 के बारे में संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, धारा 2 जो उस टाइम ऑर्डिनेंस पास हुआ था सन 2003 में, उसमें ये कहा गया था कि उत्तराखंड के जो नगर पालिका क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र हैं, उसमें उत्तराखंड का जो बाहर का निवासी है वो जमीन ले सकता है। और इससे जो धीरे धीरे करके जो 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी की जो सरकार आई तत्कालीन, उन्होंने तो सारी लिमिट खोल दी प्रदेश भर के लिए। अब ऐसा हो गया है कि जो धीरे धीरे गांव के क्षेत्र हैं उनको नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है, नगर निगम में शामिल किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड की जमीनों का सौदा लगातार हो रहा है। और दूसरी बात, उत्तराखंड में 2 भू कानून चल रहे हैं। एक 1960 में कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट बना था, वो कुजा एक्ट जिसको कहते हैं, तो कभी कभी वो कुजा एक्ट भी चलता है, कभी कभी ये जो नया भू कानून बना है ये भी चलता है। तो ये लगातार उत्तराखंड की जनता को भरमाने का प्रयास है और भूमाफिया को यहाँ बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। आम युवा से क्या अपील करेंगे? देखिए, आम युवा से यही अपील है कि अपने हक के लिए आपको आना पड़ेगा सड़कों में, क्योंकि कल की डेट में आज आप देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड के रोजगार पे, स्वरोजगार पे, जमीनों पे, हिमालय पे किस तरह भारी माफियाओं का कब्जा हो रहा है। और अगर आप सड़कों में नहीं आएंगे तो कल की तारीख में, भविष्य में उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो यहाँ अल्पसंख्यक हो जाएगा और भारी माफिया, अराजक तत्व के लोग उत्तराखंड में अपनी जो संख्या बढ़ा देंगे और जो थोड़े छोटे स्तरों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उत्तराखंड के मूल निवासियों पे, वो एक बहुत बड़े स्तर पे हो जाएंगे और उत्तराखंड राज्य का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ युवाओं को हथियार उठाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूकेडी से मोहित डिमरी जी। डिमरी जी, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सीएम आवास कूच करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और जो सुदूरवर्ती लोग हैं उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, भू कानून को लेकर लंबे समय से इस प्रदेश में आवाज़ उठ रही है कि एक सशक्त भू कानून होना चाहिए और जो भी कानून बना हुआ है बहुत ही लचर कानून है। और एक ऐसा कानून सरकार 2018 में लाई है कि यहाँ बाहर का कोई भी आदमी आकर जितनी मर्जी ज़मीन खरीदे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में हो क्या रहा है कि हमारी जो कृषि भूमि है जो बहुत सीमित मात्रा में है वो भी खत्म होने जा रही है और इसी तरह ज़मीनें बिकती रहेंगी तो आने वाले समय में हमारे पास कृषि के लिए ज़मीन नहीं बचेगी, तो हम उत्पादन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने पैदा होने जा रहा है। और जो लोग एक तरह से भू माफिया भी इस कानून के चलते पनपे हैं, जो बहुतायत मात्रा में ज़मीनें खरीद रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा हम लोगों के सामने है। सरकार ने कहा कि हम लोग प्रदेश में निवेश चाहते हैं, यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगने वाले हैं, इसलिए कानून को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ उद्योग लग सके। लेकिन हम देख रहे हैं सरकार ने कहा कि 1,20,000 करोड़ का निवेश होगा, वो निवेश तो आया नहीं, उल्टा ज़मीनों की खरीद फरोख्त का रास्ता सरकार ने खोल दिया। मोहित डिमरी जी,
लोगों को कैसे इस आंदोलन से जोड़ेंगे आप, क्योंकि आज तक जो ये कानून है इसकी मांग सिर्फ पिछले 2-3 साल से उठ रही है और सोशल मीडिया पर उठ रही है, लेकिन धरातल पर कैसे लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे आप? देखिए, हम युवाओं के पास जा रहे हैं, महिलाओं को इस मुहिम में जोड़ रहे हैं, जगह जगह हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अगर ज़मीन बचेगी तभी आपका अस्तित्व बचेगा, नहीं तो डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है इस प्रदेश की। बहुत सारे लोग बाहर से आके बस रहे हैं, उससे भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और आने वाले समय में जो हमारा सांस्कृतिक जो अखंडता है उस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, भू कानून और जो मूल निवास की मांग आप कर रहे हैं, ये उत्तराखंड के जो लोगों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं या बाहर वाले लोगों को आने पर रोक लगाने के लिए कह रहे हैं? हम किसी को यहाँ उत्तराखंड में आने से रोक नहीं रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनके यहाँ के संसाधनों पर पहला हक है। अगर हम मूल निवास 1950 की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं सरकारी नौकरी हो या सरकारी योजनाओं का लाभ हो या शिक्षण संस्थानों में दाखिले हो तो मूल निवासियों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मूल निवासी वही जो 1950 से उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में रह रहा है। इसके अलावा जो बाहर से लोग आए हैं, हम ये नहीं चाहते कि वो यहाँ से बाहर चले आए, लेकिन उनको इस तरह के लाभ नहीं मिलने चाहिए, सरकारी लाभ। हम ये मांग सरकार से चाहते हैं कि 1950 मूल निवास इस प्रदेश में लागू हो, नहीं तो हम देख रहे हैं कि लोगों ने स्थायी निवास फर्जी बना दिए हैं, आधार कार्ड फर्जी बना दिए हैं, राशन कार्ड फर्जी बना दिए हैं और वो लोग सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और करीब करीब 50 लाख लोग बाहर से तराई क्षेत्रों में आकर बस गए हैं, वो तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा फिर इस राज्य को बना के? इसका भौगोलिक परिवेश अलग है, इसका सांस्कृतिक हमारा ताना बाना अलग है, इसीलिए हमने इस पर अलग से राज्य की मांग की थी। लेकिन आज डेमोग्राफी चेंज होने की वजह से इस प्रदेश की अवधारणा खत्म हो रही है। हम ये चाहते हैं इस प्रदेश को बचाना है, इसकी अस्मिता को बचाना है, इसकी सांस्कृतिक पहचान को बचाना है, तो मूल निवास 1950 लागू किया जाए। एक सशक्त भू कानून हमको चाहिए जिससे हमारी कृषि भूमि जो बची हुई है वो अब सुरक्षित रह सके। हम ये मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती जी, और जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वो भी उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच है। इनसे जानेंगे, आज यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं, लोग जाग चुके हैं भू कानून को लेकर। लेकिन ये भू कानून की आवश्यकता और जो मूल निवास का है इसकी आवश्यकता को आप जो ठेठ ग्रामीण हैं उनको कैसे समझाएंगे? ग्रामीण में सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो आगाज हो आपको आगाज के रूप में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच राज्य बनने के बाद से ही अपने हितों को लेकर लड़ रहा है, राज्य हितों को लेकर, चाहे वो परिसीमन का मुद्दा हो, चाहे राजधानी गैरसैंण का मामला हो, मूल निवास का मामला हो, सशक्त भू कानून का मामला हो, बेरोजगारों, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीज़ों को लेकर। इसमें केवल अंतर इतना आया है कि अब लोगों को जब लगा कि हमारे बच्चे बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, जब उनको लगा कि इंडस्ट्री में भी हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, राजकीय में नहीं, उद्योग में नहीं, सब्सिडी में नहीं, कहीं भी हमारे बच्चों को वो अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। और इस बात को हमारा ग्रामीण अंचल का आदमी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। शहर की आपाधापी में शहर का आदमी नहीं है, वो अपनी व्यस्तता में तल्लीन हो रखा है। लेकिन मैं अगर आपको बात बताऊँ, अगर हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो आपको ग्रामीण अंचल का वो किसान नेता भी यहाँ दिखाई देता, वो हमारी मातृशक्ति उत्तराखंड मूवमेंट की यहाँ दिखाई देती, जो आज आप देख रहे हैं कि हमारी तमाम राज्य आंदोलनकारियाँ आई हुई हैं। इसमें केवल और केवल इसलिए दिक्कत आई कि लगातार आप देख रहे हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमें मूल निवास मिलता था, हमारा प्रदेश बन गया और हमें मूल निवास नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं किसी अधिकारी ने कोई लगुना लगाया, कोई किसी ने किसी की ये साजिश है जो जनप्रतिनिधियों को गोलमाल कर दिया गया। भू कानून के मामले में आप देखें कि हमारे यहाँ पहले तिवारी सरकार के टाइम पे हमने विरोध किया था, उन्होंने 500 पे रोका, फिर हम लगातार मांग करते रहे तो जनरल खंडूरी ने उसको 250 वर्ग मीटर किया। हम लोग लगातार हम वहाँ पे स्थिरता बनाए रखे, लेकिन हम फिर कह रहे थे कि हिमाचल की तर्ज पे सशक्त करें, यहाँ पे लीज भी अगर कोई लैंड लेता है तो उसका मालिकाना हक मेरा ही रहे। कुकरेती जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, जो सुदूरवर्ती चाहे हम मुनस्यारी की बात करें या मोरी में एक जो चरवाहा है उसको कैसे समझाएंगे और आप भू कानून में किन प्रावधानों की मांग करें ताकि उसकी समझ में भी आ जाए? क्योंकि अक्सर हमने आंदोलन देखे हैं, आंदोलन में चाहे हम बेरोजगारों के आंदोलन की बात कर लें तो ये सोचता है कि मेरा बेटा नहीं है, उसका है तो वही लड़ेगा। अब यहाँ पर जो जरूरत है आपकी वो है कि सब आएँ, एकजुट आ जाए, इसको कैसे आसानी से समझाएंगे? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैं ये आसान जो हमारे जो ग्रामीण अंचल पिथौरागढ़ बूंदी से लेके तमाम, अगर आप तराई बेल्ट से होते हुए अगर विकास नगर भगवानपुर से होते हुए चक्रोता तक जाएंगे, मोरी चमोली सब देखेंगे, वो एक एक व्यक्ति इस बारे में भली भांति जानता है। वो इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमने कोई वैसी तैयारी नहीं करी, सिर्फ एक संदेश और अपील पर ये लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ये किसके लिए रोजगार मांगेंगे? इनके लड़के ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं अपनी जिस जमीन के लिए, जिस प्रदेश के लिए इन्होंने राज्य आंदोलन में लाठियां खाई, अपना सब कुछ न्यौछावर करा,
उसको लेके इन्हें चिंतित है कि हमने राज्य क्यों मांगा, 42 शहादतें क्यों दी गई, वो छात्र राजनीति में जो से उतर के कॉलेजों से निकल के सड़कों पे आए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे जल जंगल जमीन बचे रहेंगे तो हमारे को हमारे मूल अधिकार भी मिलेंगे। और मैं इसमें एक और गलतफहमी हटा दूं, 1950 के बाद से जो व्यक्ति उधम सिंह नगर से लेके, मैं फिर कह रहा हूं कि काशीपुर रामनगर होते हुए पूरा तराई क्षेत्र कोटद्वार से लेके भगवानपुर से विकासनगर तक, उसमें कश्यप परिवार, पाल परिवार, सिख परिवार, मुस्लिम परिवार, वो जो तमाम लोग थे, उन लोगों ने इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। उन लोगों को भी उनका मूल अधिकार नहीं मिल पा रहा है, मूल निवास का अधिकार नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था। तो ऐसे ही मैं सशक्त भू कानून की बात करूं, जब अगर मुंशियारी में किसी को कोई भी चीज़ किसानी करनी है, कोई भी उद्योग किसी ने खोलना है, लेकिन उसका मालिकाना हक मेरे मुंशियारी के व्यक्ति का रहना चाहिए। वो लीज देगा, 40 साल, 50 साल, 60 साल जो भी देगा, मालिक वो रहेगा। वो केवल जिस उद्देश्य के लिए आया वो उसको करेगा। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लगातार हम जमीन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। हमारी संस्कृति को भी नुकसान हो रहा है, हमारी सामरिक दृष्टि से हमारे प्रदेश को भी नुकसान होने का खतरा पैदा हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश के नौजवान साथी, हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, वो बाहरी प्रदेशों में अपने रोजगार के लिए जरूर जाते हैं, परंतु बाहरी प्रदेशों में या तो होटलों में काम करेंगे या वहां पर कंपनियों में काम करेंगे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि उत्तराखंड का जो कोई युवा है, वो युवा किसी बाहरी प्रदेश में जाकर वहां बैकडोर से भर्ती हो जाए, उस प्रदेश में काम करने लगे, उस प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने लगे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, परंतु उत्तराखंड के अंदर हजारों ऐसे उदाहरण हैं। बाहरी प्रदेश के इन अधिकारियों ने, बाहरी प्रदेश के इन ब्यूरोक्रेट्स ने बैकडोर एंट्री के माध्यम से हमारे युवाओं के रोजगार को छीना है। बाहरी प्रदेश के युवाओं को चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप सी में खूब भर दिया है। हमारे नौजवानों के रोजगार पर इन्होंने डाका डाला है। ये संख्या अगर मैं बताऊं, अगर इस मुहिम को छेड़ा जाए और ये पता लगा दिया जाए कि अन्य प्रदेशों का जो लोग हैं, जो यहाँ गैर